हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज से हम डैम्स एंड स्पीलवेज के ऊपर कुछ बेसिक कंसेप्ट के लेकर बात करेंगे। जो पॉइंट आज जिस पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं वो है फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम। पूरे सीरीज में हम डैम्स को और स्पीलवेज को कवर करेंगे। जो जो भी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स रहेगी हम उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आज फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम्स और ग्रेविटी डैम्स भी देखने वाले हैं। तो देखिए, डैम सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि डैम्स क्या होता है। डैम्स एक्चुअली एक स्ट्रक्चर होती है, एक सॉलिड बैरियर होता है जो हम किसी भी नदी के ऊपर, जो नदी का एक नैरो वैले होता है उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि उसके अपस्ट्रीम साइड पर एट अ पर्टिकुलर लेवल तक पानी स्टोर हो सके और उस स्टोर वाटर को हम वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सके। जैसा कि उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए, या फिर इरिगेशन के लिए, या फिर इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूजेस के लिए। तो हम जिस भी साइट पर डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस साइट को लेकर कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि उस क्राइटेरिया में अगर फिट हो जाए तभी वो साइट डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सूट हो जाती है। तो ऐसे हमने 9 प्रकार के साइट सिलेक्शन किए हैं, 9 प्रकार के क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं। इसमें पहला है कि जिस भी जगह पर हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं वो उसको उसके ऊपर गुड फाउंडेशन अवेलेबल होना चाहिए ताकि हमें डैम्स कंस्ट्रक्ट करते वक्त दिक्कतें ना आनी चाहिए। दूसरा ये कि ये जो भी हमारा डैम्स है वो नैरो वैले पे कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। अगर हम इसे लार्जर वैले पे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा कि हमारा प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल हो, हमारे प्रोजेक्ट को ज़्यादा कॉस्ट लगेगा और कम से कम कैचमेंट एरिया कवर होगा। वही अगर हम किसी नैरो वैले पे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें पैसे भी कम लगेंगे और पूरे ज़्यादा से ज़्यादा कैचमेंट एरिया है वो जो कवर हो जाएगा। तीसरा ये है कि उसके हम जहाँ भी डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका स्पीलवेज के लिए एक सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए। स्पीलवेज क्या होता है हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, मगर मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ कि स्पीलवे एक अरेंजमेंट होती है जिससे हम एक्सेसिव वाटर को डैम के ज़रिए एक्सपेल कर देते हैं। उसके बाद होता है कि हम जहाँ भी जिस भी नदी पर ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो भी रिवर का बेड होता है वो इम्परवियस होना चाहिए ताकि उससे कम से कम वाटर परकोलेट हो, जिससे हमारा इरोजन भी कम हो जाएगा। पांचवा हमारा पर्पज़ है कि हम जो भी डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जैसा कि अगर हम डैम इरिगेशन पर्पज़ के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसका पूरा मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए। हम मैक्सिमम तरीके से उसका इरिगेशन का उसका पानी जो है वो इरिगेशन के लिए यूज़ होना चाहिए। यानी कि इट शुड फुलफिल द पर्पजेज, जिस भी पर्पज़ के लिए हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। छठवां क्या हो सकता है, जो भी डैम हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके मटेरियल हमें बहुत ही नज़दीक के साइट पर अवेलेबल होने चाहिए। अगर वो किसी दूर अगर हम किसी रूरल एरिया में डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन की डिफ़िकल्टीज़ हो, जो मटेरियल हमें डैम्स के लिए लग रहे हैं वो अगर किसी बहुत दूर हो तो इसका भी इफ़ेक्ट इकोनॉमी पर होगा। तो इसीलिए हमें डैम्स हम जहाँ भी डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमें मटेरियल्स इजीली नियर बाय साइट में अवेलेबल होने चाहिए। दूसरा ये बाद में ये हो सकता है कि हम उसका सबमर्जेंस एरिया लेस हो ताकि जो भी डैम्स में जो भी इफेक्ट होता है डैम्स का फ्लड्स का लेकर, तो उसमें कम से कम लेस सबमर्जेंस, तो डैम जो है वो मोर एफिशिएंट हो जाएगा। और आखिरी में जो भी हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो पूरे ईयर में इजीली एक्सेसिबल हो। तो ये कुछ क्राइटेरियाज थे जो हम जिस भी साइट पर डैम्स कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं उसमें ये सभी क्राइटेरिया अगर हो तो ये एक डैम अच्छे से वर्क कर पाएगा। सो नाउ अब डैम्स के देखिए 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ग्रेविटी डैम और एक होता है अर्थन डैम। ग्रेविटी डैम यानी इसे मैसोनरी डैम या फिर कंक्रीट डैम भी कहा जाता है। ये यूजुअली हम स्टोन मैसोनरी से बनाते हैं, हम कंक्रीट के जरिए बनाते हैं। तो अब इसे ग्रेविटी डैम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेनली एक्शन ऑफ ग्रेविटी का यूज़ किया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है कि किसी नैरो वैले पे हम एक डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसकी जो 2 साइड होते हैं, देखिए आप इसमें इमेज में देख रहे हो, ये जो होती है वो अपस्ट्रीम साइड होती है और ये होती है डाउनस्ट्रीम साइड। तो जो भी अपस्ट्रीम साइड होती है उस अपस्ट्रीम साइड तक हम वाटर स्टोर करते हैं और उसके बाद वो उसी वाटर को डाउनस्ट्रीम के ज़रिए एक्सपेल किया जाता है। तो ये मैकेनिज्म ग्रेविटी डैम का होता है। अर्थन डैम के बारे में भी हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन आज का जो हमारा पॉइंट है फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम, तो हम उसी पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम किसी साइट पर डैम बनाते हैं तो हमें कौन सा डैम प्रेफर करना चाहिए, ग्रेविटी डैम या अर्थन डैम? ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। जैसा कि अगर मटेरियल
अगर जो कंक्रीट का मटेरियल अगर बहुत दूर हो या फिर स्टोन मैसोनरी में कुछ दिक्कत हो, तो ऐसे में हम अर्थन डैम को प्रेफर करते हैं। दूसरा है कि हमारे ऐसा हो कि अगर हमारे पास कम पैसे हो, तो ऐसे में हम अर्थन डैम को चूज़ करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी डैम में हाईली डिज़ाइन हो या फिर उसका जो मटेरियल कॉस्ट हो वो बहुत होता है, इसीलिए हम इसलिए ये फंड्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। दूसरा है कि नेचर ऑफ फाउंडेशन, जिस भी फाउंडेशन पर हम डैम बनाते जा रहे हैं, क्या वो ग्रेविटी डैम के लिए सूट करता है या अर्थन डैम के लिए सूट करता है, ये सभी भी एक बहुत ही पिवोटल फैक्टर है। अगला है कि नेचर ऑफ वैले, एज सेम एज लाइक नेचर ऑफ फाउंडेशन, हम नेचर ऑफ वैले भी इसमें कंसिडर करते हैं। और अगला है सीपेज एंड अपलिफ्ट अंडर डैम। सीपेज एंड अपलिफ्ट अंडर डैम यानी क्या, जो भी आप डैम कंस्ट्रक्ट करते हो, तो जो पानी होता है नदी का, उसके बेड्स के ज़रिए उसके ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो क्या होता है कि डैम के नीचे बहुत ज़्यादा एक पानी का प्रेशर होता है, उसे हम अपलिफ्ट फोर्स कहते हैं। अगर वो अपलिफ्ट फोर्स कई कई जगह पे अगर ज़्यादा हो, और उस ऐसे में क्या करना पड़ता है कि हमें डैम की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है। तो अगर डैम की स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली डैम की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें उसे हाईली डिज़ाइन करना पड़ेगा, मटेरियल्स भी कुछ बार ज़्यादा लग सकते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स है, सभी फैक्टर्स को देख के ही हम किसी जगह पे कौन सा डैम सुटेबल है वो डिसाइड करते हैं। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जिसका नाम है फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटी डैम। इस पॉइंट पे हम देखने वाले हैं कि ग्रेविटी डैम पर किस टाइप के फोर्स होते हैं। मैं आपको इसकी बेसिक आइडिया देता हूँ। जब भी हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि किसी भी बिल्डिंग पर कितना लोड आ रहा है। अगर कोई बिल्डिंग है तो उसका डेड लोड कितना है, लाइव लोड कितना है, विंड लोड कितना है, उसके बाद उसमें जो अर्थक्वेक लोड है वो भी कितना है। तो एज सेम एज लाइक दिस, हम जो भी डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें भी हम ऐसे फोर्स को कंसिडर करते हैं। सो ऐसे 8 टाइप के फोर्स हमने एनलिस्ट किए हैं कि ये फोर्स यूजुअली डैम पर एक्ट होते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये 8 फोर्स के बारे में बताता हूँ, फिर एक एक करके हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये फोर्स है वेट ऑफ द डैम, दूसरा होता है वाटर प्रेशर, तीसरा होता है अपलिफ्ट प्रेशर, चौथा वेव प्रेशर, पांचवा सिल्ट प्रेशर, छठा आइस प्रेशर, सातवां विंड प्रेशर और आठवां अर्थक्वेक प्रेशर। तो इन सभी फोर्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले होता है वेट ऑफ द डैम, यानी सेल्फ वेट ऑफ डैम। अगर आपने देखा होगा कि बिल्डिंग में हम क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर का खुद का वेट है वो भी हम कंसिडर करते हैं एज अ डेड लोड। तो उसी प्रकार से हम जब किसी डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो डिज़ाइन में क्या करेंगे, उस डैम का सेल्फ वेट भी देखेंगे। तो सेल्फ वेट कैसे निकाला जाता है, का फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू 1 इंटू स्पेसिफिक वेट ऑफ मैसोनरी। अगर कंक्रीट का हो तो कंक्रीट का स्पेसिफिक वेट दिया जाता, हम लेते हैं। अगर स्टोन का हो तो उसका भी हम सेल्फ वेट ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू 1 इंटू स्पेसिफिक वेट ऑफ मैसोनरी। तो ये एक क्या होता है कि यूजुअली जो 1 मीटर होती है, जो डैम के ऊपर की साइड की जो लेंथ होती है, उसे हम कंसिडर करते हैं। तो ये जो भी हमारा वेट निकलता है वो 1 मीटर तक होता है। अगर जो ऊपर की लेंथ, ऊपर की विड्थ हो, अगर वो ज़्यादा हो, तो कई बार इसका प्रोपोर्शन भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी डैम का सेल्फ वेट फाइंड करते हैं। दूसरा ये होता है कि वाटर प्रेशर। ऑब्वियसली अब जब भी हम डैम कंसिडर करेंगे तो वाटर का प्रेशर भी उसमें कंसिडर करेंगे। तो वाटर प्रेशर जो होता है, वो आपने हाइड्रोलिक्स में पढ़ा होगा कि ये h/3 पर एक्ट होता है। किसी भी डैम का जो वाटर प्रेशर वो h/3 यानी कि हाइट अपॉन 3 जो भी होता है उस पर एक्ट होता है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो कि वाटर की वजह से ये जो डायग्राम तैयार हुई है, ये है हमारी फोर्स की डायग्राम, वाटर फोर्स की। यहाँ पे बॉटम में ज़्यादा फोर्स लग रहा है उस इन कंपेयर ऑफ प्रेशर एक्टिंग ऑन अ टॉप। तो ये पूरा ट्रायंगल तैयार हुआ है, जो उसका वेरिएशन है उसकी वजह से ये ट्रायंगल तैयार हुआ है। तो ये फोर्स कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली इस फोर्स को हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज़ कर कर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। तो यहाँ पे 1/2 इंटू वैसा ही रहेगा, और हाइट क्या है, हमारे डैम की हाइट, और बेस यानी हम लेंगे स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इंटू एच। अगर हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्रेशर इज इक्वल टू γ W इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2। और ये जो भी प्रेशर है वो हमारा h/3 पर एक्ट हो रहा है फ्रॉम द बेस साइड। तो इसी को यूज़ करके हम डैम पर जो वाटर प्रेशर एक्ट हो रहा है उसको फाइंड कर सकते हैं।
तीसरा फोर्स है हमारा अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर एज आई सेड अर्लियर कि जो भी डैम, जो रिवर का बेड होता है उससे कुछ अमाउंट में वाटर परकोलेट होगा और वो क्या होगा, ग्राउंड वाटर को ज्वाइन करेगा, और जो बहुत बड़ा पानी का जो स्टोरेज क्रिएट होगा डैम के नीचे, वो डैम के ऊपर कुछ फोर्स एक्ट करेगा, उसी को हम अपलिफ्ट प्रेशर कहते हैं। यह अपलिफ्ट फोर्स हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं जिसमें यू यानी क्या होता है, अपलिफ्ट फोर्स इज इक्वल टू के हमारा क्या है, के हमारा है बेसिकली परमेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन, परमेबिलिटी ऑफ बेड, परमेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन। ये परमेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन क्या होता है, हम जिस भी डैम को जिस भी फाउंडेशन पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी परमेबिलिटी, अगर वो सरफेस अगर रॉकी हो तो उसमें क्या होता है, तो उसमें अगर बहुत ही ज़्यादा रॉकी हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड रॉक हो अगर हमारा फाउंडेशन, तो हम परमेबिलिटी 0 लेंगे। वही अगर कुछ सॉइली हो या फिर कुछ ज़्यादा और कुछ दूसरे जो रॉक्स हो गए उस पर हम 0.2 से लेकर 0.6 इतनी परमेबिलिटी लेंगे। तो परमेबिलिटी इनटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इनटू बेस, अब ब्रैकेट में क्या है, एच यानी हमारे हाइट, और यहाँ पे एच डी, आप एच डी टर्म को समझ लीजिए। जो डैम के डाउनस्ट्रीम साइड में आप जो रिवर का बेड देख रहे हो, तो ये रिवर का बेड से लेकर जो रॉक हमारे डैम के फाउंडेशन तक का जो भी डिस्टेंस है उसे हम एच डी ऐसा प्रेफर करते हैं। और फिर हमारी मेन हाइट और ये डाउनस्ट्रीम की हाइट और ये वाटर के और ये बेड की तक की हाइट, इसकी सम करके हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। फिर इसे हमारे के गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हमारा अपलिफ्ट फोर्स मिलता है। सो इसी प्रकार से हम फोर्स फाइंड करते हैं। चौथा होता है हमारा वेव प्रेशर। वेव प्रेशर क्या होता है, जो भी अगर डैम में फ्लूइड आया हो तो क्या होगा कि ये पानी का एक तरंगे बनने स्टार्ट होगी, तो ये वाटर प्रेशर से ज़्यादा, और वाटर प्रेशर के अलॉन्ग ये उसका एक वेव प्रेशर भी डैम पर एक्ट होगा। तो ये वेव प्रेशर हम यूजुअली 200 HV, इस वेव प्रेशर को हम 200 kg मीटर में लेते हैं। चौथा होता है सिल्ट प्रेशर। अब जब हमारा वाटर इतने लार्ज स्केल पर डैम पर आ रहा है तो उसके साथ वो कुछ सिल्ट भी लेकर आएगा, तो अलॉन्ग विद द वाटर प्रेशर कुछ सिल्ट का भी प्रेशर हमारे ग्रेविटी डैम पर एक्ट होने वाला है। ये सिल्ट प्रेशर हम कैसे फाइंड करते हैं, ये सिल्ट प्रेशर फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है गामा डब्ल्यू इंटू बी इंटू एच स्क्वायर एस अपॉन 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर गामा डब्ल्यू यानी क्या हुआ, हमारा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, बी यानी ऑब्वियसली बेस ऑफ डैम, एच स्क्वायर यानी उसकी हाइट, डैम की हाइट, इन ओके। 6 नंबर का हमारा फोर्स है आइस प्रेशर। तो देखिए जब कुछ ऐसे रीजन्स जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और डैम लाइकली फ्रीज होने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे रीजन्स में हम उसका आइस प्रेशर भी कंसिडर कर लेते हैं। तो इस आइस प्रेशर को हम ये भी एक टाइप का नेग्लिजिबल फोर्स है, और इसे हम 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगला है विंड प्रेशर। जैसा आपने देखा होगा कि आरसीसी बिल्डिंग में भी हम विंड प्रेशर डिटरमाइन करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी हम इसे कंसिडर करेंगे। और ये प्रेशर किस पे डिपेंड होता है कि डायरेक्शन ऑफ विंड, जिस भी एरिया में हम डैम कंसिडर कर रहे हैं वहाँ पे यूजुअली कितना विंड का प्रेशर होता है। और 8वां और लास्ट है सिस्मिक प्रेशर यानी अर्थक्वेक प्रेशर। इस टाइप का प्रेशर इंडिया में ज़्यादातर रीजन्स में नहीं कंसिडर किया जाता है, लेकिन हाँ लेकिन जो सिस्मिक जोन्स होते हैं जैसे कि जापान हुआ या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन्स हुए, ऐसे एरियाज़ में हम इसे ज़रूर कंसिडर करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू 0. तो ये सभी थे हमारे 8 प्रकार के फोर्स जो एक्चुअली एक ग्रेविटी डैम पर एक्ट होते हैं, और इन डैम्स को हम कंसिडर करके डैम का डिज़ाइन बनाते हैं। आई होप इसे आपको समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम डैम के थ्योरेटिकल प्रोफाइल और प्रैक्टिकल प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे।